दोस्तों, बौद्धिस्ट विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में जो सम्यक संस्कृति इस देश की है उसके विषय में चर्चा किया था। आज हम जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसका इतिहास बहुत कम ही लोग जानते होंगे। ये पुस्तक है चचनामा। ये पुस्तक है चचनामा। देखो, दिखाई दे रहा है पुस्तक। इस पुस्तक के संपादक ये विनय कृष्ण चतुर्वेदी है। इन्होंने जो सिंध प्रांत का इतिहास है, वहाँ की राज्य व्यवस्था जो है उसके विषय में विस्तार से चर्चा की है। ये चचनामा एक ऐसा इतिहास ये है जो ये खोल करके रख देता है कि भारत की सभ्यता को किस तरह से दमन किया गया था, जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी उसको किस तरह से लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये देश 7वीं सदी तक बौद्ध सभ्यता खूब फल फूल रही थी, लेकिन 7वीं सदी के अंत में इस सभ्यता का जो है कुछ ह्रास होने लगा था। ये बात चचनामा से पता चलती है। इस पुस्तक से ये भी पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था का आधार है वो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पनपने लगता है। यदि हम इस क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि कन्नौज के राजा जो है शिलादित्य है, उनको हम लोग जो है हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक राजा मिहिरकुल है। वो मिहिरकुल जो है किस तरह से बौद्ध धर्म की सभ्यता को वो नष्ट करता है। तो इस तरह से ये निश्चय हो जाता है कि इस सभ्यता में आक्रमण शुरू हो गए थे। विचारधाराओं का प्रवेश, इस तरह की विचारधाराओं का प्रवेश होना प्रारंभ हो गया था। और इसके बाद इधर हम देखते हैं कि उत्तर और पश्चिम के क्षेत्रों में, जैसे या यूँ कहें कि पूरा सिंध प्रांत के राज्यों में ये विरोधकारी नीतियों का बनना प्रारंभ हो गया था। इसका प्रमाण हमें चचनामा से मिलता है। चचनामा से ये भी पता चलता है कि 7वीं सदी के अंत में एक दास्तान ऐसी है कि आलोर के राजा राय शासी थे। उनकी रानी का नाम जो है सुहांदी था। ये आलोर के में राज्य करते थे। ये अपनी राजधानी आलोर ही बनाई थी और बाकी अन्य जगहों में ये गवर्नर नियुक्त कर दिए थे, तो वहाँ के राज्य काज का कार्य वो गवर्नर करते थे। राजा जब बीमार हो जाता है तो इसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। राजा बौद्ध धर्म का पालन करने वाला है। ये घटनाएं होती है कि इसके पास एक मंत्री है जिसका नाम चच था। तो राजा बीमार होने के वजह से ये जो मंत्री ही राज्य का देख रेख कर रहा था, तो जो राज्य में कामकाज होते थे, चच ब्राह्मण है, तो राजा के जो कार्य होते थे तो उस कार्यों का की जानकारी जो है राजा को देने के लिए ये राजमहल में आता था। जब ये आता था तो उस समय रानी सुहांदी भी जो है राजा के पास ही हुआ करती थी। लेकिन राजा बीमार स्थिति में रानी सुहांदी जो थी उससे, जो चच एक ब्राह्मण था मंत्री, उससे इसे प्रेम हो जाता है। और इस तरह से जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, बाद में राजा की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी खबर जो है पूरे राज्य में बता दी जाती है कि राजा का अंतकाल हो गया है। तो उस राजा का फिर दाह संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से उसका हो जाता है।
और राजा जो राय साहसी था उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए कोई उस राज्य का उत्तराधिकारी भी नहीं था, उसका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा का भाई था, कुछ रिश्तेदार थे। तो उस राजा का जो भाई था उसका नाम महारथ था। वो उस समय चित्तौड़ या राजस्थान के जो का सम्राट था, वहाँ के राजा थे ये। जब उसे भाई की मृत्यु की सूचना मिलती है, जब ऐसी खबर मिलती है तो अत्यंत वो दुखी हो जाता है। इधर सुहांदी रानी मंत्री को चच को बुला करके उससे शादी की बात करती है और उससे कहती है कि राजा साहसी के कुछ रिश्तेदार हैं और उसका एक भाई भी है, वो आलोर राज्य की वो मांग कर सकता है, साथ में पूरे सिंध प्रांत की भी वो मांग कर सकता है। अतः हमें दोनों लोगों को विवाह कर लेना चाहिए जिससे राज्य सुरक्षित रहे। इस प्रकार से रानी सुहांदी और चच का विवाह हो जाता है। उसके बाद रानी एक षड्यंत्र रचती है और वो राजा साहसी के सभी रिश्तेदारों को बुलाती है और बुलाने के बाद जब वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सभी को वो एक एक करके बुलाती है और इधर जो उसने षड्यंत्र रचा था वो षड्यंत्र के तहत वो हर उसके रिश्तेदार को वो कैद करती जाती है, क्योंकि वहाँ सैनिक उसने लगा दिए थे। इस प्रकार से उसके जो खास रिश्तेदार थे वो सभी कैद में हो जाते हैं। अब इधर जो है महारत अपने सैनिकों के साथ आलोर आता है। आलोर सहित पूरे सिंध प्रांत की मांग करता है। ये बात जब चच को पता चलती है तो वो रानी सुहांदी के पास जाता है और ये कहता है कि सामने दुश्मन खड़ा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब रानी गुस्सा होकर के कहती है कि ऐसा करो कि हमें अपने वस्त्र दे दो, जैसे हम पहन करके हम युद्ध करें और आप हमारे कपड़े और चूड़ियाँ ये सब पहन कर घर में बैठ जाओ। इससे चच को बड़ा क्रोध आता है और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अब युद्ध में दोनों तरफ के राजा अपने अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं। तभी चच राजा अपने मंत्री से कहता है कि तुम मेरा घोड़ा जो है मेरे पीछे लेकर के आना। इस तरह से उसका मंत्री जो है चच के पीछे घोड़ा लेकर के आता है। चच अपनी तलवार लेकर के पैदल आगे बढ़ता है। फिर महाराज से कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं घोड़े पर बैठकर युद्ध नहीं कर सकता, हम और आप जमीन से युद्ध करेंगे। यदि कहता है हम जमीन से ही युद्ध करेंगे, हम किसी घोड़े पर बैठ करके युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें घोड़े पर बैठ करके युद्ध करना नहीं आता है। तब महारथ अपने हाथी से उतरकर जैसे चच के से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी चच अपने घोड़े पर तेजी से छलांग लगाता है और घोड़े में बैठ करके एक ही बार में महारथ की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। इस तरह से वहाँ का बौद्ध साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये कभी भी इस तरह का जो इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है, वो छुपाया गया है, आप लोगों को नहीं बताया गया है। बौद्ध धर्म की संस्कृति और सभ्यता को धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। अभी आगे हम अगले वीडियो में ये भी बताएंगे कि चच का जो बेटा है, चच के 3 संतानें होती हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। इनका आगे का इतिहास हम अगले वीडियो में बताएंगे, जिससे आप लोगों को और भी जानकारी हो जाएगी कि इस सिंध प्रांत में किस तरह से, देखिए पंजाब और हरियाणा ये सब भगवान बुद्ध यहाँ 3 बार आए थे और पूरी बौद्ध धर्म की सभ्यता एकदम सुचारू रूप से वहाँ थी, मजबूत सभ्यता थी वहाँ धर्म की, और धर्म का पालन करते हैं। वहाँ बहुत सारे प्रमाण आज भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ जो बौद्ध सभ्यता थी उसको धीरे धीरे नष्ट किया गया है। तो अगला वीडियो हम फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।